को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा सीरियल धमाका जिसने आतंकवाद की एक नई तस्वीर हिंदुस्तान में पेश की थी, लेकिन आज भी वो तस्वीर धुंधली है, अधूरी है। यह है हमारी दूसरी बड़ी खबर। और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में हम इससे जागे हैं? क्या हमने कोई सबक लिया है? क्या आतंकवाद के खिलाफ एक कारगर रणनीति और तकनीक हमारे पास है? इसका जवाब सीधा सीधा आज हम पहले ही कह देते हैं, नहीं, नहीं और नहीं। तो आइए याद करते हैं 1993 को एक बार फिर। सबसे बड़ी खबर पर हम लौटते हैं। 12 मार्च 1993 हिंदुस्तान के इतिहास में शायद यह ऐसा दिन था जो कोई भी शख्स कभी भूल नहीं सकता था। एक के बाद एक 13 धमाकों ने मुंबई को हिला कर रख दिया। एक ऐसा वाकया जिसने हर मुंबई वासी को यह एहसास दिला दिया कि अंडरवर्ल्ड, आतंकवाद और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरपरस्ती अगर एक साथ मिल जाए तो फिर इस देश में कुछ भी कर पाना संभव है। दाऊद इब्राहिम, जो कि स्मगलर के तौर पर जाना जाता था, उस दिन के बाद से एक आतंकवादी की श्रेणी में आ गया। लेकिन आज भी इस शख्स को कोई छू नहीं सका है। सवाल यह है, क्यों? दाऊद इब्राहिम कासकर, वो नाम जिसका जिक्र होते ही मुंबई के जख्म हरे हो जाते हैं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए बम धमाकों की साजिश का बीज तो टाइगर मेमन ने बोया था, लेकिन उसे अमली जामा पहनाने में सबसे बड़ा हाथ था दाऊद इब्राहिम का। खबरों के मुताबिक टाइगर मेमन और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के प्लान का पूरा ताना बाना दाऊद ने ही बुना था। दाऊद ने मुंबई में धमाकों के लिए RDX लाने में मदद की थी और धमाकों के लिए इस्तेमाल किए गए कुरियर तैयार करने में भी दाऊद का ही हाथ था। मुंबई धमाकों के बाद तैयार की गई चार्जशीट में भी दाऊद मुख्य अभियुक्त था। लेकिन अफसोस, मुंबई का सबसे बड़ा गुनहगार आज भी हमारी गिरफ्त से बाहर है। दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचाने में हमारे देश की सरकार किस हद तक नाकामयाब साबित हुई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को भारत ने जो मोस्ट वांटेड लोगों की सूची सौंपी थी, उसमें दाऊद का नाम मुख्य था। सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरपोल ने दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था और अमेरिका ने भी दाऊद को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। दुनिया भर की मीडिया में कई बार दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने की खबरें भी आती रही। दाऊद को दुनिया आतंकी मान चुकी है और मुंबई के धमाकों में उसका हाथ किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत दाऊद का मुद्दा कभी इतनी मजबूती से नहीं उठा पाया, जिसके चलते पाकिस्तान को दाऊद को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ता। ये बातें और हालात साबित करते हैं कि दाऊद को इंसाफ के कटघरे तक पहुंचाने में हमारे सियासतदान और इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम साबित हुई हैं। टीम न्यूज नेशन। 1993 के बम धमाकों के आज 20 साल गुजर चुके हैं। दाऊद इब्राहिम को पकड़ना तो दूर की बात है, हम दाऊद इब्राहिम की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे रहते हैं। पता होता है कि कराची के क्लिफ्टन में यह शख्स रहता है। इसके बावजूद भारत सरकार और तमाम हमारी कोशिशों के बावजूद दाऊद इब्राहिम आज भी अपने पूरे कुनबे के साथ पाकिस्तान में अपना गैंग चला रहा है, अपनी तमाम गतिविधियां कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अपनी ऐसी जिंदगी जी रहा है जो शायद यहां अच्छों को नसीब नहीं होती है। एक ऐसे शख्स को लेकर आज सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपने उन तमाम शहीदों को, शहीद हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तमाम लोग जो आतंकवादी हमले में मारे गए, उनका और कोई कसूर नहीं था, देश के लिए वो मारे गए हैं, क्या उन शहीदों के इंसाफ के लिए भारत सरकार को आज काम नहीं करना चाहिए? सर दाऊद इब्राहिम, ये नंबर तुमको किसने दिया? सर मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मैंने कुछ किया नहीं। किसी वक्त में मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर काबिज रहने वाले दाऊद की काली सल्तनत आज भी बरकरार है। स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मुंबई धमाकों के बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दाऊद पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन न केवल दाऊद फरार रहा बल्कि उसने अपने काले धंधों को भी जारी रखा। के लिए जो अपनी बहन की हिफाजत नहीं। मीडिया में छपी खबरों की माने तो 1993 के बाद दाऊद इब्राहिम कासकर हवाला के धंधे में पूरी तरह महारत हासिल कर चुका था। दाऊद की डी कंपनी हिंदुस्तान से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक हवाला के कारोबार पर कुंडली जमाए हुए थी। हवाला रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद कुछ वक्त के लिए दाऊद के गुर्गे ठंडे पड़ गए थे, लेकिन माना जाता है कि डी कंपनी आज भी हवाला में शामिल है।
यूरोप में भी दाऊद के सिंडिकेट पांव पसार चुके हैं। अमेरिका में दाऊद पर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, इंग्लैंड समेत पश्चिमी यूरोप के कई देशों में दाऊद का गैंग ड्रग्स के धंधे में शामिल है। डी कंपनी एशिया से सस्ते दामों पर ड्रग्स लेकर यूरोपीय ड्रग लॉर्ड्स को बेचती है। दाऊद पर आरोप लगते रहे हैं कि आईएसआई के साथ सांठगांठ कर वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होता रहा है। हाँ, ठीक है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को कई बार ऐसी खबरें मिल चुकी हैं कि दाऊद पाकिस्तान के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों की गोपनीय जानकारियां मुहैया कराता है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि 26/11 के हमलों में भी दाऊद ने लश्कर की मदद की थी। दाऊद के गुर्गों ने मुंबई में रेकी करने और हथियार दिलवाने में लश्कर के आतंकियों का साथ दिया था। दाऊद की करतूतों का काला चिट्ठा दुनिया के सामने है, लेकिन बावजूद इसके दाऊद आज तक हिंदुस्तान के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। 1993 के धमाके के बाद दाऊद इब्राहिम के जुर्म का कद लगातार बढ़ता रहा है। भले ही दाऊद छुपकर रहने को मजबूर है या उसके गुर्गे पुलिस के हाथ चढ़ चुके हो, बावजूद इसके दाऊद के जुर्म की फैक्ट्री लगातार अपने पांव पसार रही है। कैमरामैन ऋषिकेश के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। अब इसे विडंबना ही कहेंगे कि भारत सरकार जानती है कि दाऊद इब्राहिम और उसके तमाम भाई और उसके कुनबे कहां रहते हैं, उनकी बेटियों और बच्चों की शादियां कहां होती हैं, इसके बारे में भी जानकारी है। लेकिन दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाएं शायद लगता नहीं है कि संभव है। लेकिन सवाल तो यही है, देश का हर शख्स आज ये जानना चाहता है कि ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल क्यों नहीं पकड़ा जाता। इस पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना शाह हमारे साथ हैं, जो कि संजय दत्त के वकील थे मुंबई बम धमाके के मामले में, और जगदम्बिका पाल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। जगदम्बिका जी, कांग्रेस की सरकार, नमस्कार। कांग्रेस की सरकार लगातार ये वादा उस समय से 1993 से आज तक करती आई है कि हम जी तोड़ कोशिश करेंगे दाऊद इब्राहिम को पकड़ने की। हर कोई जानता है दाऊद इब्राहिम कहां रह रहा है, कोशिशें भी होती हैं, लेकिन 20 साल के बाद आज 1993 बम धमाकों में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, वो परिवार आज यही पूछता है कहां है दाऊद इब्राहिम। क्या जवाब दिया जाए? देखिए, आपने खुद माना कि दाऊद इब्राहिम के लिए न केवल भारत लगातार इस बात के लिए पाकिस्तान से प्रयास कर रहा है, जो डोजियस भी दिए, सबूत भी दिया है, और कि वो दाऊद हिंदुस्तान के 20 साल पहले 12 मार्च 1993 को लगातार 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें 150 से लोगों ज़्यादा जाने गई, जिसकी टीस आज भी हर हिंदुस्तानियों को है। तो उसके लिए कहीं न कहीं लगातार इस बात की कोशिश हुई, लेकिन पाकिस्तान साफ इनकार करता रहा, आज भी करता है। ठीक आपने कहा कि समाचार पत्रों में निकलता है या मीडिया से कि वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहता है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ऑफिशियली बाजाफ्ता इस बात को डिनाई करती है कि वो दाऊद पाकिस्तान में है। और यहाँ तक कि देखिए, इंटरपोल ने भी एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने भी उसको मोस्ट वांटेड की श्रेणी में रखा है। तो तलाश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी उसकी है, क्योंकि मोस्ट वांटेड की श्रेणी में इंटरपोल भी उसकी तलाश कर रहा है। तो कहीं न कहीं जगदम्बिका जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार कोशिश कर रही है, इससे किसी ने कभी इनकार नहीं किया। शक दरअसल इस बात पर होता है कि क्या सरकार की वाकई में मंशा इतनी है। हम सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एनडीए सरकार की बात करें तो उसके ऊपर भी उतना ही लागू होता है। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वो इच्छा शक्ति हमारे देश में है कि इस तरह के आतंकवादियों को, इस तरह के शख्स को जिसने हमारे देश के फैब्रिक को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उसे पकड़ने की वो इच्छा शक्ति हम दिखा पा रहे हैं? क्या वो राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारे अंदर है? नहीं, देखिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल है, और ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान में भी गृहमंत्री गए होंगे चिदम्बरम जी, तो उन्होंने साफ स्पष्ट तौर से कहा होगा कि पाकिस्तान से यह आतंकवाद की नर्सरी है, और ये सीमा पार से कहीं न कहीं आतंकवादियों का, आईएसआई का, इन लोगों का नेक्सस है। और 26/11 चाहे मुंबई हमले के हाफिज सईद के खिलाफ रहा हो और दाऊद के खिलाफ, हर समय इस बात के लिए पाकिस्तान पे लगातार कोशिश है कि उनका प्रत्यार्पण हो, दाऊद इब्राहिम का, और हाफिज के खिलाफ कार्रवाई हो। और ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज भारत उस दाऊद के आतंकवाद की घटनाओं से, या उसके बाद भी 1993 के बाद की भी घटनाओं के बाद आतंकवाद की घटनाएं इस देश में हुई हैं, और
कहीं न कहीं जैसा आपने कहा कि वो बैठ करके कहीं से साम्राज्य चला रहा है। आज भी भारत विरोधी गतिविधियों में वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए सहायक की भूमिका निभा रहा है, लश्कर तोयबा के लिए रैकी कर रहा है जी। या उसकी डी कंपनी कहीं न कहीं ड्रग्स के स्मगलिंग से लेकर के हथियारों की स्मगलिंग से लेकर के भारत को डिस्टेबलाइज भी करने की कोशिश कर रहा है। कोशिशें उसकी लगातार जारी है। जगदम्बिका जी, इस वक्त फरहाना शाह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाना जी, आपने इस केस को बहुत नजदीकी से देखा है, पल पल की गतिविधियां आपकी आंखों के आगे गुजरती हुई रही हैं। आपको वाकई में लगता है कि हमारे देश में ये वो इच्छा शक्ति है जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं? बेशक जब तक सारे लोग एक होकर, सारी पॉलिटिक्स अपनी भूल कर, एक साथ होकर अगर ये कोशिश में जुट जाए तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि कोई आरोपी ऐसे भागा रहे और कानून की नजर से बच जाए। अगर ये डेफिनेटली शक्ति है, बट इतना है कि वो एक दूसरे पे लाछन करने के बजाय, एक दूसरे पे टिप्पणी करने के बजाय हम एक साथ मिलकर काम करें तो इंडिया सिर्फ आरोपी नहीं बल्कि इंडिया भी बहुत आगे बढ़ सकता है। जी फरहाना जी, आपको लगता है कि 1993 के बम धमाकों में जो तमाम परिवार वाले 270 लोगों की जानें गई थीं और जो घायल हुए थे उनका आंकड़ा 500 के ऊपर है, 750 परिवार जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, उनको इंसाफ वाकई में मिला है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, 257 डेड थे जी और इंजर्ड 7। तो चलिए देखिए, अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बिकॉज अपील्स फाइल की गई है और जजमेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी बिकॉज जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है हम कोई अपनी तरफ से उसका ये नहीं करेंगे कि सही है या गलत है, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी है, लूप होल्स है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लीगल इश्यूज हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है, तो वो एक प्रेजुडिस हो जाएगा माइंड उनका। हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि इनोसेंट लोग अगर जो हैं और जो इतने साल ट्रायल फेस कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उन्हें जस्टिस मिले। बिल्कुल, बस यही हमारी दुआ है। जगदम्बिका जी, इसमें अब आपसे हम जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाने में अभी तो हम लगातार नाकाम रहे हैं और ऐसा लगता भी नहीं, आसार भी बहुत दिखते नहीं है कि कुछ वैसा हो पाएगा। कहीं ना कहीं एक वो चलता है वाली बात हमारे दिलों में बैठ चुकी है। ठीक है, चल रहा है जैसा देश चल रहा है, लेकिन क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या ये हमारे देश के गुरूर के लिए ये वाकई में सही चीज है, ये जो मानसिकता धीरे धीरे पैठ करती जा रही है? नहीं, देखिए, आज भी उस 1993 की आतंकवाद की घटना का मुख्य आरोपी आज भी चार्जशीट में दाऊद इब्राहिम ही है। तो आप भारत सरकार उस दाऊद इब्राहिम को जब तक कि उसको उस बेगुनाह लोगों की हत्या की सजा न दिला ले तब तक हमने उस केस को कहीं भी बंद नहीं किया है या कहीं भी दाऊद इब्राहिम का नाम को हमने कहीं उस तरीके आज भी मुख्य आरोपी के रूप में उसको रखा है। और इसलिए कि हम ये मानते हैं कि चाहे टाइगर मेनन को हो या आईएसआई को हो, उसमें दाऊद इब्राहिम का मुख्य रूप से हाथ था मदद करने में, आरडीएक्स को देने में। तो ये बातें जो चीजें हैं हमारे लिए, तो दाऊद कहीं ना कहीं आज सबसे मोस्ट वांटेड है। और ये सरकार, ऐसा नहीं कि सरकार बैठी हुई है, सरकार देखिए, पाकिस्तान की सरकार आज कमजोर है। आज पाकिस्तान में जिस तरीके से आप देख रहे हैं आतंकवाद की पैरेलल एक जगदम्बिका जी, यही तो बात है, पाकिस्तान की सरकार आज कमजोर है, खुद आतंकवाद की मार को झेल रही है। ऐसे में अगर दबाव बनाया जाता और वो भी उचित और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सही तरीके से, तो हो सकता था कि हमें कामयाबी मिल जाती, हो सकता था कि हम कुछ कर सकते। तमाम लोग कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन होता है जगदम्बिका जी, जो आप भी शायद सोचते होंगे, अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान पहुंच सकता है तो क्या हम कोई पहल नहीं कर सकते? नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात भारत के भी लोगों के दिमाग में आती है कि अगर अमेरिका उसामा बिन लादेन को मारने के लिए करती तो भारत ऐसा क्यों कदम नहीं उठाती। लेकिन ऐसा नहीं, भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दाऊद इब्राहिम के आतंकवाद के खिलाफ जो पिछले कुछ वर्षों से लगातार एक दबाव और एक वातावरण सृजित किया है, माहौल बनाया है, उसी का नतीजा है कि आज यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहयोगी था, जो हमेशा मदद करता था, उसने अपने डिफेंस जो एक सपोर्ट करता था उसमें काफ़ी बड़ी कटौती किया पाकिस्तान में।
और जिस तरह से और फाइनेंशियल एड आर्थिक सहायता करते थे उसमें भी यूएस सीनेट ने उसमें कटौती की है। तो ऐसा नहीं कटौती तो हुई है भारत जनरल का प्रकाश जी, प्रयास लेकिन ही कहीं है। ना कहीं इस बात को तो आप भी मानेंगे जितना होना चाहिए उसका शायद 10% भी अभी तक नहीं हुआ है। वाईसी पवार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो उस वक्त इस पूरे मामले की तहकीकात में भी खुद शामिल थे। आपसे हम लोग आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन जरा पहले ये रिपोर्ट अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। 12 मार्च